हेलो फ्रेंड्स। कल शनिवार को एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे थे वो पेश किए गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एचडीएफसी बैंक के। और नतीजों से कुछ संकेत हमें मिल रहे हैं कि भविष्य में किस तरीके के जो है आउटकम स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में जो है आ सकते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एचडीएफसी बैंक जो है इंडिया का सबसे मजबूत बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। प्रीमियम कस्टमर बेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेहतरीन पास्ट के अंदर वेल्थ क्रिएटर साबित हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं ये पर्सनल मेरी ओपिनियन है कि अगर इसके अंदर करेक्शन आती है और जो लोग लंबे टाइम के लिए निवेश करते हैं तो जब ये शेयर आपको बुक वैल्यू के आसपास मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर रखने लायक जो शेयर है। वो सारी बातें मैं आपके साथ शुरू में ही डिस्कस कर लेता हूं। दूसरी बात जो मैं इसका एनालिसिस करूंगा वो प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर करने की कोशिश करूंगा और उसके साथ साथ आपके साथ ये भी बात करूंगा कि वाकई बैंकिंग सेक्टर्स में क्या पोजीशंस हो सकती है, इन नतीजों से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। मेरे कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक्सपोजर्स हो सकते हैं, तो हो सकता है कि जब ये मैं एनालिसिस करूं तो आपको जो है अपने विवेक का सहारा लेना पड़े। मेरी कोशिश हालांकि इसको न्यूट्रल एनालिसिस करने की है, जो वर्तमान में स्थिति है उसके हिसाब से। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक है भी नहीं, ये मैं आपको बता दूं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे लेवल पर अगर कभी ये मिलेगा तो हो सकता है कि भविष्य में मैं जो इसको खरीदने का प्लान कर लूं, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं वो पेश हो रखे हैं एचडीएफसी बैंक के। और ये जो रिजल्ट्स हैं इनमें सबसे पहली जो फिगर है वो है इंटरेस्ट अर्न्ड की, जो कि देखने लायक है। देखिएगा, मैं इसका रिजल्ट एनालिसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करूंगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं पिछले साल से इन आंकड़ों को कंपेयर नहीं करूंगा, बल्कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूंगा। क्योंकि देखिएगा, बैंकिंग बिजनेस इज नॉट ए सीजनल बिजनेस। ये सीजनल बिजनेस नहीं है कि उस सीजन से इस सीजन को कंपेयर करें। हालांकि जो पास्ट वाला जो क्वार्टर होता है, यानी कि जो अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर होता है, वो वास्तव में सीजनल होता है। थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है क्योंकि फेस्टिवल सीजन जो है उस दौरान में रहता है, और कुछ जो एक रिटेल सेगमेंट के अंदर बैंक अच्छी परफॉर्मेंस जो है दिखाते हैं जनरली। तो कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज जो है बढ़ी हुई होती हैं ड्यू टू फेस्टिवल्स। तो फिर भी मैं उसी क्वार्टर के साथ जो है एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बात है कि जो बैंक का जो इंटरेस्ट के अंदर जो अर्निंग्स हैं जो इंप्रूव हुई है, तो इंटरेस्ट अर्न वाला पोर्शन वो 1.76% जो है इंक्रीज किया है। तो ये जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है ये काफी जो है देखने वाला होता है। और अगर हम टोटल इनकम की भी बात करें तो टोटल इनकम की फिगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कम आती हुई नजर आई है। इसका मेन रीजन है कि जो अदर इनकम्स का जो पोर्शन है, जो अदर इनकम का जो पोर्शन है, उस इनकम के अंदर यानी कि जो नॉन इंटरेस्ट इनकम्स हैं उसमें जो है डिक्लाइन देखा गया है। तो जिसकी वजह से टोटल इनकम पिछले साल के मुकाबले में आपको देखने के लिए कम मिलेंगी। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की जो फिगर है वो कम है, यानी कि जो इंटरेस्ट उन्होंने बैंक ने पे किया है वो कम अमाउंट किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। तो इसका मेन रीजन आप लोग जानते भी, जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो बैंक के पास जो अपने पुराने कस्टमर्स हैं उनको जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जो नए डिपॉजिट्स आ रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए हैं। तो जो उनके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उन लोन्स के ऊपर जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कम नहीं किए हैं, जो एग्रीमेंट के तहत चल रहे हैं, या इवन क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स हैं तो वहाँ पे जो रेट है वो एक हायर साइड की तरफ होते हैं। तो जिसकी वजह से वो रेट कम नहीं होते, जहां पर कि इंटरेस्ट बैंक ने जो पे किया है वो कम होता हुआ नजर आया है। बैंक की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर एम्प्लॉइज कॉस्ट जो है नॉमिनल जितना इंक्रीज होती है उतना हुई है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी एक नॉमिनल इंक्रीज देखने के लिए मिला है। जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो मोर और लेस पिछले साल के लास्ट क्वार्टर के बराबर ही हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है लगभग लगभग बराबर है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि आपको एक म्यूटेड परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। जो पिछले साल 31/12/2019 में था वही 31/3/2020 में देखने के लिए मिला। तो कोई भी सब्सटेंशियल चेंज पिछले क्वार्टर से यहां पर देखने के लिए नहीं मिला है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें बिफोर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। तो ये यहां पर इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इस यहां तक देखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अगर 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन का पीरियड केवल 6 दिन का था। तो 6 दिन की भी अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे
तो बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो जो है नहीं पड़ता हुआ नजर आया। और दूसरी बात क्या है कि जो मोरेटोरियम पीरियड्स जो है पेमेंट के लिए अलाउ किया गया है, उसके भी एडवांटेज जो है बैंक को भी मिल ही रहे हैं, क्योंकि उनको कोई नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के जो प्रोविजंस है वो मेंटेन नहीं करने। तो जितना मोरेटोरियम पीरियड है उतना नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को जो है क्लासिफिकेशंस के जो रूल्स हैं उसके अंदर भी चेंज होने के लिए मिला है। तो देखिएगा, तो इस बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल जस की तस बनी हुई जैसे पिछले क्वार्टर में थी। और सीधी सी बात ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारे जो नए बैंक्स हैं वो भी जो है चैलेंजेस जो हैं बैंक्स को दे रहे हैं। और बैंक का जो साइज है वो आपस में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा साइज है, क्योंकि इंडिया का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा बैंक जो है ये है। और अगर हम यहाँ पे अगले पार्ट की तरफ बात करें जो कि प्रोविजंस वाला पार्ट है, तो इस प्रोविजंस वाले पार्ट में देखने वाली बात है कि बैंक ने अपने प्रोविजंस इंक्रीज किए हैं। पिछले साल के मुकाबले में बात नहीं कर रहा, वहां पर तो प्रोविजंस कम थे। पिछले क्वार्टर में भी एचडीएफसी बैंक में प्रॉब्लम देखने के लिए मिली थी कि प्रोविजन अचानक बढ़ गए थे। और यहां पर जो प्रोविजंस हैं ये पिछले क्वार्टर से भी बढ़ गए और करीबन करीबन 24% के प्रोविजंस पिछले क्वार्टर के मुकाबले में बढ़ गए। ईयर ऑन ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे बात करेंगे तो लगभग डबल हो गए हैं। तो यहां पर ये जो प्रोविजंस बढ़े हैं इसके अंदर बैंक ने एक प्रूडेंस भी दिखाया है, यानी कि एक जो है सचेत रूप से या एक ये कह सकते हैं कि जागरूक बैंक की हैसियत से उन्होंने जो प्रोविजंस हैं वो भी क्रिएट किए हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पर कि जो प्रोविजंस बढ़ रहे हैं इसमें जो है कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उसकी वजह से भी कुछ जो लॉसेज होंगे। तो बैंक ने अपनी जो स्टेटमेंट है जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें बताया भी है कि उन्होंने जो ये एक्स्ट्रा प्रोविजंस कुछ मेंटेन किए हैं ड्यू टू द प्रॉब्लम्स ऑफ कोविड-19। लेकिन आज तक जो हमारे पास सिचुएशन है हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ये आप मान सकते हैं कि इसमें सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं वो शामिल नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम प्रॉफिट्स की फ्रंट पे बात करें तो प्रॉफिट्स जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में घटते हुए नजर आए हैं। और प्रॉफिट के अंदर सब्सटेंशियल जो डिक्रीज है वो जनरली प्रोविजंस के बढ़ने की वजह से है। अब टैक्स के खर्चे जो है मोर और लेस सेम है। और देखिएगा पिछले साल के मुकाबले में इस साल को कंपेयर करें तो एक चीज का एडवांटेज और भी है इनके पास, वो है टैक्स का एडवांटेज। तो अगर हम सब एडवांटेजेस को देखें तो जो ईपीएस के अंदर जो ग्रोथ आई है उसमें से करीबन 5 से 10% तो केवल टैक्स घटने की वजह से आई है। तो पिछले साल से जो है जो 10 रुपये 70 पैसे थी उसमें कंपेयर नहीं करा, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में सेम टैक्स रेट थे जो इस बार है। तो पिछले क्वार्टर से जो है ईपीएस आपको घटती हुई नजर आई है। और ये ईपीएस घटने का मुख्य कारण जो है वो नए प्रोविजंस बनाना है। अब बात करें बैंक की कैपिटल की कि बैंक के पास क्या पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है, इसके लिए हमें देखना पड़ता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो यहाँ पर जो है बैंक बहुत अच्छी या जिसे कहें बेहतरीन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है बनाए हुए है। और यहाँ पर एक और बात देखने के लिए जो मिलेगी वो जो आरबीआई ने शशिकांता दास जी ने जो फ्राइडे को कुछ अनाउंसमेंट्स की थी उससे संबंधित बातें भी अभी आगे चल के हम एनालिसिस के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि उनके भी कुछ इंपैक्ट्स जो है वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं। तो देखिएगा सीधी सी बात ये है। और अगर एनपीए की बात करें तो ग्रोस एनपीए बैंक ने घटे हैं 1.42 से 1.26। और इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है क्योंकि जो ग्रोस एनपीए है वो अमाउंट बैंक ने बढ़ने नहीं दिया है। तो यानी कि प्रोविजन से पहले जो बैंक ने अपनी जो असेट्स क्वालिटी उस पर अच्छा सा ध्यान रखा है। और उसके बाद भी जो नेट एनपीए वो भी घटते हुए नजर आए हैं, तो वो सिमिलर परसेंटेज है। तो अगर 1.42 था तो वो 1.26 हो गया। तो जो है सिमिलर से जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो जो नेट प्रोविजंस हैं वो भी यानी कि जो प्रोविजंस बनाने के बाद जो एनपीएज हैं वो 0.36 है। और प्रोविजंस ज़्यादा बनाए तो वो घटना भी जायज़ था। अब जो है बैंक की जो नेट एसेट्स हैं उनके ऊपर एक रेशियो निकलती है जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट्स पूरे साल भर की देखनी चाहिए क्योंकि क्वार्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अच्छी परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहा है कि 1.9 से 2.01% है। देखिएगा जब भी हम किसी बैंक में निवेश करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि कम से कम उसकी रिटर्न ऑन एसेट्स 1% से ज़्यादा हो। तो 1% से ज़्यादा जो रिटर्न ऑन एसेट्स होती हैं वो कम से कम बैंक के अंदर होनी चाहिए। अगर 1% से ज़्यादा रिटर्न ऑन एसेट्स है तो इसका मतलब है कि अगर इस शेयर का बुक वैल्यू डबल होगी यानी कि डबल प्राइस पे होगा, यानी कि अगर जो भी बुक वैल्यू उससे अगर डबल तक होगा तो भी ये 1% की रिटर्न ऑन एसेट्स जनरेट कर देगा। इसीलिए जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं आप देखते हैं कि बुक वैल्यू से ज़्यादा कीमत पे चल रहे हैं। नहीं तो जो बैंक्स हैं जितना पैसा उधार लेते हैं उतना ही देते हैं, तो जनरली बुक वैल्यू ही इंपॉर्टेंट होती है।
तो बुक वैल्यू से ज्यादा बैंक की वैल्यू होनी नहीं चाहिए, लेकिन बैंक्स अपनी जो अर्निंग्स हैं वो डबल कर देते हैं, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स अगर वो 2% दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके शेयर्स को डबल कीमत में बाजार में खरीदा जाना चाहिए। ये एक वैल्यूएशंस के प्रिंसिपल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिएगा दूसरी बात कर रहा हूँ मैं रिटेल सेगमेंट के अंदर कि रिटेल सेगमेंट में क्या प्रेशर देखने के लिए मिला। तो देखिएगा जो रिटेल सेगमेंट्स के अंदर जो प्रॉफिट्स हैं ये पिछले साल के मुकाबले में भी और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी दोनों जगह पर इनकी परफॉर्मेंस कम होती हुई नजर आई है। इनके पास जो इनकम्स आई है वो ट्रेजरी की इनकम्स आई है। इसका मतलब है कि बैंकों ने जो आरबीआई के पास पैसा रखा है या बैंक ने जो है इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो ट्रेजरी इनकम्स हैं वो इन्होंने अर्न की हैं, तो वो इनकम्स ज्यादा है। रिटेल का बिजनेस इनका कम होता हुआ नजर आया है। होलसेल बैंकिंग का जो बिजनेस है वो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कम होता हुआ नजर आया है, और अदर बैंकिंग ऑपरेशंस जो हैं उनके अंदर भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कम आया है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो रिटेल वाला बिजनेस है या होलसेल बैंकिंग है वहां पर प्रेशर देखने के लिए मिला, और कोविड-19 के बाद जब नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट्स आप देखेंगे तो शायद प्रेशर और देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो है प्रेशर जो है कोविड-19 की वजह से जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिएगा इसके एनालिसिस में कुछ ऐसी चीजों का डिस्कशन करते हैं हम जो कि आपको जरूर से जरूर समझनी चाहिए। उसके अंदर एक सबसे मेन चीज है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, और डिविडेंड डिक्लेयर कर भी नहीं सकती थी क्योंकि शशिकांता दास जी ने जो है एक दिन पहले ही अनाउंसमेंट की थी कि जो बैंक्स हैं वो अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे जब तक फर्दर नोटिस जो है अभी आपको ना दिया जाए। तो फर्दर नोटिस तक या फर्दर इंफॉर्मेशन तक बैंकों को मना कर दिया गया है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो उसी तर्ज पर चलते हुए एचडीएफसी बैंक ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करने की घोषणा नहीं की है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहूंगा वो यहां पर जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, ऑन मार्च 24 द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस 21 डेज लॉकडाउन पीरियड विच इज एक्सटेंडेड बाय 19 डेज अक्रॉस द फर्दर एक्सटेंडेड, तो 19 दिन और बढ़ा दिया गया था। तो उसकी वजह से उन्होंने लिखा है कि जो हमारे जो न्यू क्लाइंट्स हैं जो हमारे कस्टमर बेस था उसको हम नहीं टैकल कर पाएंगे, और दूसरी बात क्या है कि हम अपने बिजनेस को भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने जो एक पैकेज जो है अनाउंसमेंट किया है उसके अंदर जो इंस्टॉलमेंट्स है जो इंटरेस्ट है जो 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच पड़नी है, तो उनके जो असेट्स हैं अगर उन पर इंटरेस्ट नहीं मिलता तब भी वो असेट्स स्टैंडर्ड असेट्स मानी जाएंगी। अगर कोई कस्टमर किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो मोटेरियम पीरियड के अंदर अपनी जो असेट्स हैं यानी कि सॉरी जो अपने लोन्स हैं उनको लेके जाता है जो कि बैंक की असेट्स है। अब बात ये आती है कि जो बैंक्स हैं वो इस इनकम को कैसे शो करते हैं। देखिएगा जी जो बैंकों के पास जो परफॉर्मिंग असेट्स होती हैं यानी कि जो स्टैंडर्ड असेट्स होती हैं उनका इंटरेस्ट आपको मिले या ना मिले, यानी कि ड्यू भी होता है तब भी आप उसको इनकम शो करते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वार्टर में भी देखेंगे जो मोटेरियम पीरियड के जो लोन्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो बैंक अपनी बैलेंस शीट में इनकम तो दिखाएगा, बेशक से वो उनको इंटरेस्ट मिले या ना मिले। तो स्टैंडर्ड असेट्स के अंदर ये क्लासिफिकेशन है। तो मोटेरियम पीरियड की वजह से आपकी असेट्स जो बैंकों की असेट्स है वो नॉन परफॉर्मिंग नहीं होने वाली है। दूसरी बात ये है कि उसका प्रोविजन भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब उस पे क्योंकि स्टैंडर्ड असेट्स है तो स्टैंडर्ड असेट्स पे जो है 0.4% के प्रोविजंस बनते हैं, और तो वो प्रोविजंस बहुत ही कम है। और अगर स्टैंडर्ड असेट्स के बाद अगर सब स्टैंडर्ड असेट्स हो जाती है यानी कि जब वो डाउटफुल या सब स्टैंडर्ड होती है जो कि नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरीज होती है तो वहां पर 15% से लेकर 100% तक के प्रोविजंस बनते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पे कि जो बैंक्स हैं उनको प्रोविजंस जो है अब कम बनाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी इस बैंक ने जो अपने प्रोविजंस हैं वो बढ़ाए और उन्होंने लिखा भी हुआ है द बैंक होल्ड्स द प्रोविजन एज ऑन 31/3/2020 अगेंस्ट द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19 बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो सूचना हमारे पास यहाँ थी, द प्रोविजन हेल्ड बाय द बैंक आर इन एक्सेस ऑफ आरबीआई प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। तो देखिएगा ये सारी चीजें जो डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस की, इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानने के लिए इच्छुक होंगे कि सर छोटा सा नट शैल एक बात बता दो कि रिजल्ट अच्छे हैं खराब है। देखिएगा मेरी जब आप वीडियोस देखते हैं तो ये कंक्लूजन जो है मैं जनरली करके देता हूँ, लेकिन जो है मैं आपको फिर भी कहूंगा कि जो आप अपना विवेक है उसका यूज करें। मैं आपको एक रिजल्ट आपको बताता हूं कि इससे क्या संकेत हमें मिल रहे हैं। देखिएगा पहले शशिकांता दास जी की बात सुनते हैं। शशिकांता दास जी ने एक जो अनाउंसमेंट की थी फ्राइडे को, उस फ्राइडे की अनाउंसमेंट के अंदर एक सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने रिवर्स रेपो रेट को 0.25% जो है कट कर दिया था। यानी कि जहां पर
बैंक्स आरबीआई के पास पैसा रखते थे तो उनको 4% का इंटरेस्ट मिलता था, जो कि घटाकर अब 3.75% कर दिया। इसका मुख्य रीजन क्या है ये समझिएगा। देखिएगा ये जो एचडीएफसी बैंक है या जो और बेहतरीन जो बैंक्स हैं, वो क्या कर रहे थे कि इस कोविड-19 की प्रॉब्लम को देखते हुए उनको लग रहा था कि पैसा बाजार में उधार बांटने से बढ़िया है कि पैसा आरबीआई के पास रख दिया जाए। जैसा आप देख भी रहे थे कि ट्रेजरी इनकम्स इनके पास ज्यादा थी, तो आरबीआई से जो इनकम इनको मिलेगी इंटरेस्ट, वो 4% मिल जाएगी, और ये अपने डिपॉजिटर्स को 3% या 3.5% इंटरेस्ट देते हैं, फिर भी 1% या आधे परसेंट का जो स्प्रेड है वो इन बैंकों को मिलता रहे, और बैंकों की असेट्स क्वालिटी में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो लोन वो नए ना बांटे और उनको इससे जो है फायदा मिले। तो इस चीज को दूर करने के लिए आरबीआई के गवर्नर ने क्या कहा, उनको जो बैंकों को इंटरेस्ट मिलता था आरबीआई से उसको घटा दिया है 25 बेसिक पॉइंट, जिसकी वजह से ये जो बैंक है ये बाजार में लोगों को पैसा उधार दें बजाय कि आरबीआई के पास रखने के। लेकिन देखिएगा अगर आप बैंक के एंगल से बात करें तो बैंक बहुत स्मार्टली काम कर रहे थे। बैंकों को पता है कि क्यों अपनी परफॉर्मिंग असेट्स को खराब किया। अगर हमारी बैंक की नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आएंगी, यानी कि सब स्टैंडर्ड असेट्स या डाउटफुल असेट्स होंगी, तो हमारे को अगले बार जब उसको रिपोर्ट करेंगे, हालांकि अगले क्वार्टर में इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जून 30 तक के लिए तो आपको अलाउ ही कर दिया गया है, लेकिन जब सितंबर क्वार्टर के अंदर जब हमारे रिजल्ट्स आएंगे और अगर हमारी ग्रोस एनपीए या नेट एनपीए बढ़ गई तो हमारे शेयर प्राइस के ऊपर एक बहुत ही बुरा इंपैक्ट आएगा। क्योंकि मैंने पास्ट में देखा है जिन बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ जाती हैं उन बैंकों की पिटाई बहुत तेजी से होती है और उन शेयर्स को या उन बैंक्स को एक प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलने बंद हो जाते हैं। तो इस कंसर्न को ध्यान रखते हुए जो है ये जो बैंक्स थे ये जो स्मार्टली पैसा आरबीआई के पास ही पार्क कर रहे थे बजाय कि पब्लिक को या इंडस्ट्री को देने के लिए। हालांकि इसी चीज के ऊपर जो है आरबीआई ने रोक लगाने की कोशिश की और अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर दिए। अगर आप आरबीआई के पास जो है बैंक्स पैसा जमा करेंगे तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ट्रेजरी इनकम्स जो है घटी हुई मिलेगी। तो जो भी पैसे वो आरबीआई के पास पार्क कर रहे थे तो नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे तो ट्रेजरी इनकम्स उनकी घटती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 0.25%। अब दूसरी बात ये कि वो पैसा बाजार में बांटते हैं तो उनके रिस्क बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इसके इंपैक्ट आएंगे कोविड-19 के वो कितने होंगे वो बैंकों को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि कितना सीरियसली ये जो है इंपैक्ट करेगा। तो ये जो सेक्टर है ये अभी अनसर्टन सेक्टर है, और जो छोटे बैंक्स हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी ज्यादा है, और जो बड़े बैंक्स हैं वो फिर भी मैनेज कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट्स थे वो म्यूटेड रिजल्ट्स थे, म्यूटेड टू सम नेगेटिव, क्योंकि जो प्रोविजंस बढ़े हैं और आगे का पूरा जो दिख रहा है उन सभी पैरामीटर को देखते हुए ऐसा जो है मुझे लग रहा है। हालांकि मैं इससे संबंधित कुछ टेक्निकल बातें भी आपके साथ करना चाह रहा था कि देखिएगा एचडीएफसी बैंक का जो है टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो 910 रुपए की जो प्राइजेस थे उन पे जो क्लोज हुआ था, अगर आप इसकी मूविंग एवरेज देखेंगे तो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो 1015 उससे नीचे चल रहा है। 100 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1097 उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 से तो बहुत दूर है, और 30 डेज की भी जो है 950.66। तो अगर ये शेयर्स यहाँ पे किसी भी तरीके की अगर तेजी बनती है तो शायद 950 रुपए के आसपास जो है अटकता हुआ ये आपको नजर आएगा, लेकिन मुझे थोड़ी चांसेस जो है कम लग रहे हैं। हाँ, लेकिन हालांकि मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है काफी लंबे समय से, तो वहां पर हो सकता है कि जो है एक अच्छे भाव जो है देखने के लिए आपको मिल भी सकते हैं। जिस तरीके से फ्राइडे के दिन जो है करीबन 2-2:30 बजे के बाद एकदम एकाएक जो है बैंकों के अंदर तेजी थी, और मोस्टली एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक और इंडसइंड बैंक तीनों जो बैंक थे इनके अंदर बहुत अच्छी वाली जो है तेजी देखने के लिए मिली, जहां पर एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक में उतनी तेजी नहीं थी देखने के लिए। तो देखिएगा अगर अभी भी भी शेयर्स की बात करें तो अभी भी ये 19 की पी रेशियोज के ऊपर जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा है, तो ये 19 की जो पी रेशियोज है तो ये काफी कंफर्टेबल, और भविष्य में जो है 17.37 आने की उम्मीद है अगर इन्हीं प्राइसेस के ऊपर जो शेयर ट्रेड करता है। अगर 52 वीक लो की बात करें तो इसने 738 रुपए के जो लो टच किए थे, तो हो सकता है कि ये जो है वो उन प्राइसेस को अभी तो टच ना करे, और लेकिन अगर मार्केट में किसी तरीके का कोई सीवियर पेन बनता है आगे चल के तो ये यहाँ तक के प्राइजेस भी जो है एक्सपोर्ट के रूप में जो है ये काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब एकदम पैनिक सेल हुई थी तब भी ये 738 तक के जो प्राइस दिखाए थे। तो हालांकि अभी नियर फ्यूचर में शायद इतनी जल्दी ये प्राइजेस अभी आपको शायद देखने के लिए ना मिले, लेकिन मार्केट है, मार्केट में अनसर्टेनिटी जो है बनी रहती है, और रिजल्ट्स जो है मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट जो है इन रिजल्ट्स को देख के खुश तो शायद नहीं होगी। और अगर आप
ये मैं परसों की बात करूं फ्राइडे की, तो देखिएगा ये बहुत अच्छी जो है तेजी एक्सिस बैंक के अंदर 13.3331, हालांकि एडजस्टेड है ये 15% तक जो चला गया था। आईसीआईसी बैंक भी 12-13% तक चला गया था। आईडीएफसी बैंक जो है 9.32, फेडरल बैंक 9%, इंडसइंड बैंक। तो ये जो बैंकों के अंदर तेजी थी, अभी देखिएगा कि क्या ये बैंकों की जो तेजी चकमा देने वाली थी या आगे सस्टेन करेगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन मेरा व्यू क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो है अभी तक जो सूचना हमें मिल रही है, जिस तरीके से हमने आज एचडीएफसी बैंक के स्टेटमेंट को एनालिसिस किया, तो हमें ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि बैंकों के ऊपर जो है प्रेशर जो है अभी बन सकता है। और अब ये जो कोविड-19 में अगर लॉकआउट जो है आगे और एक्सटेंड होता है, तो भी जो है प्रॉब्लम्स जो है सबसे ज़्यादा शायद बैंकों को ही देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो बैंकिंग वाला सेक्टर्स है, इनके अंदर प्रॉब्लम दूसरे तरीके से भी आएंगी कि जिन सेक्टर्स को इन्होंने लोन दिया हुआ है और उनके ऊपर जो सीवियर पेन है, जैसे कि आप बात करेंगे टूरिज्म से संबंधित कंपनी है, होटल से संबंधित कंपनी है या एंटरटेनमेंट से संबंधित कंपनीज हैं, उनके अंदर जो इन्होंने बैंकों ने फंडिंग की हुई है, तो वहां से जो कंसर्न्स हैं इनको देखने के लिए जो है मिलेंगे। लेकिन वो जो रिपोर्टिंग होगी शायद उसकी सितंबर क्वार्टर में होगी, क्योंकि मोटेरियम पीरियड की वजह से जो है वहां पर अभी जो है सारी चीजें अकाउंट्स में नहीं आ रही हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आपको समझ में नहीं आएंगी वो चीजें। लेकिन आगे जो भविष्य है उसमें मुझे भी थोड़ा डाउट जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए जो है लगता है। और लेकिन मुझे उसी समय पर ये लगता है कि अगर उस समय पर बहुत अच्छे बेहतरीन बैंक अगर आपको एक अच्छे प्राइस पर मिले, तो जो बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, इतनी वर्ल्ड क्लास जो असेट्स हैं, चाहे आप एचडीएफसी बैंक की बात करें, कोटक बैंक की बात करें, आईसीआईसी बैंक की बात करें, और भी बैंक्स हो सकते हैं, तो ये जो वर्ल्ड क्लास बैंक्स हैं जो हमारे पास हैं, इस तरीके के असेट्स जो है दोबारा नहीं तैयार होंगी। तो अगर ये बहुत अच्छे प्राइस पर या रीजनेबल प्राइस पर कभी आपको मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक एक्यूमुलेट करने का एक बेहतरीन मौका होगा, और शायद आपको उनको फिर लंबे समय तक बहुत अच्छे जो गेन्स हैं वो शायद ये बैंक्स दें। तो बट अभी जो है 6 से 12 महीने के लिए मुझे जो है बैंकिंग स्टॉक्स में लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर होगा, और अच्छे प्राइसेस कभी मिले तो वहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, ये आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।